सभी को सुप्रभात। मैं राष्ट्रपति बोरिक, सीनेटरों और महान अतिथियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कांग्रेस भविष्य में यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित होना गौरव है और चिल्ली में यहाँ होना वास्तव में आनंद है। इसलिए चलें शुरू करते हैं। हाल की मीडिया कवरेज के अनुसार हमारी प्रजाति के लिए एक नया अस्तित्ववादी खतरा मौजूद है। टेक्नोलॉजी में कुछ सबसे अमीर और पहचाने जाने वाले नामों ने चिंता व्यक्त की है, जिनमें इलॉन मस्क, सैम अल्टमैन, रे कुर्जवेल और जेफरी हिंटन शामिल हैं। तो हम किस जोखिम का सामना कर रहे हैं? अच्छा, ये युद्ध, गरीबी या जलवायु परिवर्तन नहीं है। क्या सामान्य बुद्धिमत्ता, जिसे एजीआई के रूप में भी जाना जाता है, एक उन्नत रूप में एआई है? ये हमारे फोन में हमारे पास उपलब्ध छोटी एआई के प्रकारों से बहुत अलग एआई का एक प्रकार है। यह भय हमारे से असीमित रूप से अधिक बुद्धिमत्ता वाली एक भविष्य की एआई पर केंद्रित है, जो हमारे से अधिक सक्षम होगी और मानव जाति को गिरा देगी। अब इस भय से जुड़े शब्द हैं अस्तित्व संबंधी जोखिम। कुछ लोग इसे एकवचन कहते हैं। एआई के नाम से भी आदर्शों के विचार हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे बस एआई के निराशावादी विचार समझते हैं। सामान्य एआई द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली भविष्य की धमकियों पर विचार करने का है। हालांकि वह चीज जो मुझे आज चर्चा करनी है वह है कि वास्तव में क्या हो रहा है। यहां क्षेत्र में रोचक पराधीनता प्रस्तुत होती है। आईए के निर्माण और कार्यान्वयन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाले लोग वास्तव में सबसे बड़ी खतरे की घोषणा करने वाले ही हैं। इन लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खुद के वास्तविक वास्तुकारों को सबसे ज्यादा चिंता है, और इस विरोध को बनाए रखने के बावजूद वे अद्वितीय वित्तीय निवेश और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर रहे हैं इतिहास में। संक्षेप में, टेक्नोलॉजी के बहुधनकारी व्यक्तियों की कक्षा यह दावा करती है कि उनके खुद के उत्पाद किसी दिन मानवता को विद्रोही बना सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि हमें बचा सकने वाले लोग कौन हैं? क्या आप इसे अनुमान लगा सकते हैं? हाँ, वे ही हैं। ये हमारे समय की सबसे स्वार्थी और खतरनाक विचारधाराओं में से एक है। कुछ लोग एआई क्षेत्र में विश्वास करते हैं कि वे एक अद्भुत बुद्धिमत्ता, नई दिव्य शक्ति बना रहे हैं। सवाल सिर्फ यह है कि यह एक दयालु देवता होगा या एक क्रोधी देवता। ओपन एआई में हाल ही में हुए ड्रामा के दौरान सीईओ सैम अल्टमैन को नौकरी से निकाला और फिर से रखा गया। मीडिया ने इसे एक चर्च में विभाजन के रूप में रिपोर्ट किया, जहां बोर्ड ने इस बात पर लड़ाई की कि क्या यह आगामी एआई की पीढ़ी उदारवादी या प्रलयंकारी होगी। सिलिकॉन घाटी थोड़ा अधिक औद्योगिक और कम एक विचारधारा है, लेकिन यह आश्चर्यजनक नहीं है कि अस्तित्वात्मक जोखिम इतनी संक्रामक है। हमारी सामूहिक अवचेतना में एक प्राचीन भय से जुड़ता है, जो शक्तिशाली और गहरा है। हमारे नष्ट की ओर ले जाने वाली एक प्रौद्योगिकी बनाने की कथा प्राचीन काल से है। यह ग्रीस में प्रोमेथियस से शुरू होती है, 19वीं सदी में फ्रैंकेनस्टीन तक, और आधुनिक कथाओं में टर्मिनेटर और मैट्रिक्स तक। पौराणिक कथाओं ने हमें मोहक कहानियों के प्रभाव में ले जाने के लिए तैयार किया है। नए भयंकर शिकारी के डर से हमारे मूल मस्तिष्क कार्यों से संबंधित होता है। इस काल्पनिक जोखिम की छाया में धीरे धीरे विकसित हो रही एक वास्तविकता खो जाती है। हमारी एआई द्वारा हमारी दुनिया को पुनर्निर्माण करने का तरीका। हमारी वर्तमान एआई तकनीक एजीआई के भविष्यवाणी में इन तरीकों से अलग है। वर्तमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहले से ही आर्थिक असमानता के परिदृश्य को फैला रही है, कार्य दिनामिकी को बदल रही है और जलवायु संकट को बढ़ा रही है। हमें कहा जाता है कि हम इन काल्पनिक खतरों से डरें, जो हमें यहां और अब भी मौजूद एआई के गहरे प्रभाव से अंधेरे कर देता है।
आज मैं आमतौर पर एआई के सनसनीखेजीकरण से आगे बढ़ना चाहता हूं और हमारे चारों ओर मौजूद एआई के प्रभावों का विश्लेषण करना चाहता हूं। डेटा की बड़ी मात्रा और संसाधनों के प्रति गहरी आधारभूत डेटा निष्कर्षण की नई औद्योगिक लहर मानव सभ्यता के लिए दूरगामी प्रभाव रखती है। आज मैं 3 विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं, हमारी पारिस्थितिकियों, हमारी अर्थव्यवस्थाओं और हमारे चुनावों पर। असली खतरा यह है कि अरबपतियों के सिस्टम लोकतंत्र से दूर एक असीमित वैश्विक शक्ति की ओर झुकेंगे और इससे देशों के नागरिकों को नुकसान हो सकता है। लेकिन पहले मुझे अपने बारे में कुछ संदर्भ दो। मैं एकीकृत बुद्धिमत्ता का अध्ययन कर रहा हूं, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक और पारिस्थितिकीय प्रभावों पर ध्यान देने के साथ। एआई सिस्टम लाखों लोगों पर प्रभाव डालते हैं, नौकरियों की सिफारिश करते हैं, जमानत के तहत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, समाचारों को निर्देशित करते हैं, हथियारों को निर्देशित करते हैं। एआई द्वारा दुनिया की व्याख्या करना केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है, यह मानव विषयता में मौलिक शक्ति बन गया है। हमें खुद को और जो दुनिया हमारे चारों ओर है समझने का हिस्सा है। लेकिन अब हमारे पास सृजनात्मक एआई है जो सिर्फ 12 महीनों के अंदर ही वैश्विक स्तर पर सूचना के प्रवाह को बदल दिया है। ईमानदारी से कहूं तो पिछले साल का कहरवा ऐसा था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। हर महीने हमें एक नया एआई मॉडल आ रहा है और हर एक मॉडल मानव के काम की मूल्यांकन को बदल देता है। मैं यह दावा करूंगा कि हम मनोवैज्ञानिक आपूर्ति श्रृंखला में मानवों को कहां बदल रहे हैं। शायद चैट हेपेटी और मिडजर्नी के बारे में सुना हो। ये आपके लिए लिखते और चित्र बनाते हैं। वे व्यक्तिगत सलाह भी प्रदान करते हैं। वे वर्तमान में बहुत प्रसिद्ध हैं। अब यह क्षमताएं पहले मानवीय रूप से समझी जाती थीं और अब भी समझी जाती हैं। हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, क्रिया को स्पष्ट रूप से ट्रैक नहीं कर सकते हैं। अब मानव ज्ञान और रचनात्मकता का यह स्थानांतरण एक कीमत है, जैसा कि हम आज देखेंगे, लेकिन इन खर्चों में से कई छिपे हुए हैं। अब बताएं कि आप कैसे एआई बनाते हैं, और मैं शब्द के सबसे व्यापक अर्थ में इसे कह रहा हूं। ये मेरी किताब आईए का एटलस या आईए का एटलस, जैसा कि यहाँ चिल्ली में अनुवादित हुआ है, का विषय है। 5 साल से अधिक समय तक मैंने दुनिया भर में यात्राएं की, जहां आधुनिक एआई को चलाने वाले डेटा, मानव श्रम और प्राकृतिक संसाधनों का विस्तारित निकासी देखने के लिए की। अब मेरा उद्देश्य इस एटलस को बनाने में था कि मैं एआई की एक वैश्विक आर्थिक राजनीति बनाऊं और दुनिया भर में विभिन्न दृश्यों को जो अक्सर ढूंढने या जानबूझकर अदृश्य रखे जाते हैं, कनेक्ट करूं। तो मैं अपने यात्राओं के कुछ खोज साझा कर रही हूं। एआई अनुसंधानकर्ता के रूप में इस किताब को लिखने का अनुभव मेरे दृष्टिकोण को बदल दिया। ये मेरी आंखें खोल दिया कि इन प्रौद्योगिकियों के पृथ्वीय प्रभाव और अंततः हमें इसे सही तरीके से करने के लिए कितना कम समय है। लेकिन पहले हमें मिथकों को वापस लाने की जरूरत है, और मैं शाब्दिक रूप से कह रहा हूं, हमें वास्तविक खतरों को देखने की जरूरत है। चलो एक संख्या से शुरू करें। एआई के पर्यावरणीय क्षति। एआई के पर्यावरणीय परिणामों का पूरा अध्ययन अभी तक कम किया गया है, लेकिन पहले से ही वायुमंडल, जलस्तर और पृथ्वी की खोपड़ी में बड़ी स्थानिक संगणना में प्रभाव देखे जा रहे हैं। वर्तमान में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक वैश्विक उत्तेजना है। मेरी किताब के लिए मैंने एक छोटे से गांव सिल्वर पीक नामक नेवाड़ा के मरुस्थलों में एक स्थान पर जाया। शीत युद्ध के रणनीतिक खनिजों के ताप में 1950 के दशक में पाया गया कि सिल्वर पीक एक भूमिगत लिथियम झील के पास था। यह लिथियम झील महत्वपूर्ण है। अब यह लिथियम खदान है जिसे अल्बेमारल, एक अमेरिकी कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। सिल्वर पीक इलॉन मस्क और अन्य टेक्नोलॉजी महानुभावों को एक विशेष कारण के लिए आकर्षित करता है। अब यह एक गहरी रुचि की जगह है, पुनर्चार्ज योग्य बैटरी। अब लिथियम भी ग्रे सोने के रूप में जाना जाता है।
लिथियम सभी इंटरनेट, प्रत्येक उपकरण और प्लेटफॉर्म को समर्थन करता है जिन्हें आप सोच सकते हैं। स्मार्टफोनों की बैटरी अब 7 ग्राम लिथियम का उपयोग करती है। हर टेस्ला मॉडल एस कार, जिसे आपने शायद देखा हो, उसकी बैटरी के लिए लगभग 62 किलो लिथियम की आवश्यकता होती है। इसलिए वर्तमान में टेस्ला वह कंपनी है जो विश्व के कुल लिथियम रिजर्व का 50% उपयोग करती है। बैटरीज की सीमित उपयोग अवधि होती है, रिसाइकल करना कठिन होता है, इन्हें फेंक दिया जाता है। लेकिन जैसा कि इस कक्ष में कई लोग जानते हैं, दुनिया का सबसे धनी लिथियम खदान यहां चिल्ली में है। चिल्ली में इस खदान में लगभग 9 से 10 मिलियन मीट्रिक टन फैले हुए हैं। चिल्ली खनिजों के लिए एक भूगोलीय युद्ध के केंद्र में है। चिल्ली में 2 बड़े निजी स्वामित्व वाले खदान होते हैं। एक कंपनी चिल्ली की एसक्यूएम द्वारा निर्देशित होती है, जो चीनी स्वामित्व की चौथाई है। अल्वेमार्ले दूसरा है, जो नेवाड़ा में उत्पादन करने वाली कंपनी है। अब राष्ट्रपति बोरिक ने 2023 में एक राष्ट्रीय लिथियम रणनीति की घोषणा की है, जो लिथियम के उत्पादन में सरकार को नियंत्रण का भागीदारी प्रदान करती है, ताकि खनन के लाभ चिल्ले में खर्च किए जा सकें और इससे सरकार को लाभ हो सके। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके साथ विभिन्न हिस्सेदारों के लिए जटिल सवाल उठते हैं, जिसकी समय सीमा आप उपयोग करते हैं। लिथियम खनन में ध्यान देने योग्य कई समय रेखाएं होती हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण और तेजी से गायब होता है। 2020 के एक ऑक्सबर्ग विश्वविद्यालय का अध्ययन ने यह भविष्यवाणी की है कि लिथियम 2100 के बाद भी सब कुछ अच्छी प्रथाओं और बहुत सारे रिसाइकलिंग के साथ खत्म हो सकता है। 2040 में यदि अच्छे अभ्यास नहीं होंगे, तो कमी निश्चित रूप से होगी। लिथियम के लिए एक प्रतिस्थानी ढूंढ रहे हैं, लेकिन विज्ञानी दुनिया भर में अनुसंधान कर रहे हैं। समस्या एआई आपूर्ति श्रृंखला में अधिकांश महत्वपूर्ण खनिजों को प्रभावित करती है। पृथ्वी की कोर में बने खनिजों को हजारों करोड़ वर्षों में तेजी से निकालने का काम किया जाता है। गहरे समय की दृष्टि से हम पृथ्वी का इतिहास निकालते हैं ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सुविधा के लिए सेवा कर सकें। जब यह सभी लिथियम निकाल लिया जाएगा, तो हमें इन भूमि पर रहने वाले आदिवासी जनजातियों और भविष्य की पीढ़ियों के प्रति क्या जिम्मेदारियां होंगी। अब हम कार्बन एमिशन को देखेंगे। यदि खनिज एकीकृत बुद्धिमत्ता के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऊर्जा उसके लिए जीवनीय है। सिर्फ पिछले 5 सालों में हमने जनरेटिव एआई के कारण कंप्यूटेशनल डिमांड में एक बड़ी वृद्धि देखी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनियां विशाल डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। अब चैटजीपीटी, बार्ड और अन्य एआई चैटबॉट ऊर्जा रिन्यूएबल सप्लाई करके तेजी से ऊर्जा का उपभोग करते हैं। प्रत्येक जनरेटिव एआई संवाद के साथ, जीपीटी के साथ जो भी संवाद आप कर सकते हैं, यह एक पारंपरिक वेब खोज से 10 गुना अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय ने हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें चैटजीपीटी द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा रोजाना अमेरिका में 33,000 घरों के समान है। प्रकृति में हमने देखा कि हमारे बुनियादी संरचना की ऊर्जा मांग की एक भविष्यवाणी हो सकती है, जो 2030 तक विश्व विद्युत मांग के 20% तक पहुंच सकती है। अब यह आज 1.5% की वृद्धि हो रही है। मैं कहना चाहता हूं, यह खगोलीय घटना है। कुछ मॉडलों के अनुसार आगामी भविष्य में जनरेटिव एआई पूरे राज्यों की तरह ऊर्जा का उपयोग करेगी। लेकिन आप कुछ नोटिस करेंगे, सभी संख्याएं जो उन्होंने उल्लेख की हैं अनुमान हैं। जनरेटिव एआई मॉडलों का कार्बन फुटप्रिंट कॉर्पोरेट सीक्रेट के रूप में रखा जाता है। जैसा कि पारंपरिक खनिज उद्योग अभी भी लाभदायक है, क्योंकि यह पर्यावरण और लोगों के लिए अपने व्यापक लागतों का भुगतान नहीं करता है, वैश्विक प्रभाव और पृथ्वी के प्रभावों को छिपा सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जानते हैं कि जनरेटिव एआई को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह बढ़ रहा है। फेसबुक के एआई शोधकर्ताओं के एक लेख में यह स्वीकार किया गया है।
और मैं उद्धरण करूंगा, मॉडल की अधिकतम गुणवत्ता की खोज ने ऊर्जा और पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाली एआई की तरफ बढ़ावा दिया है। इसे कैसे बुलाते हैं? कहते हैं कि यह कमरे में हाथी है, और मैं सहमत हूं। मुद्दा यह है कि एआई उद्योग अपने कार्बन एमिटर के बारे में बात करना नहीं चाहता है। यह उस खतरनाक जीव की ओर ध्यान केंद्रित करता है जो एजीआई में होता है बजाय सुपर इंटेलिजेंस। अब आपको बताने वाला अंतिम महत्वपूर्ण संसाधन पानी है। मुझे खुशी है कि सीनेटर्स ने आज सुबह सूखे का उल्लेख किया। नए जनरेटिव एआई सिस्टमों को ठंडा करने के लिए ज्यादा मीठा पानी चाहिए, जो गर्मी उत्पन्न करता है। एक हाल ही में एक अध्ययन ने गणित किया कि प्रत्येक चैट जीपीटी के साथ 25 से 50 जवाबों के बीच प्रतिक्रिया करने का प्रत्येक संवाद ताजगी वाले पानी के आधा लीटर को जमीन में छोड़ने के समान है। जबकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपनी पीढ़ीवादी एआई सिस्टम को बढ़ाते गए, दोनों कंपनियों ने पानी की खपत में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की, 20% और 34% तथापि। और यह सिर्फ एक साल में वृद्धि है। मुझे लगता है कि यह डेटा सेंटर के पास स्थित शहरों के पास आने वाले दबावों के एक दर्शन को खोलने वाला है, क्योंकि वे अपने पानी के आपूर्ति पर प्रभाव की चिंता कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आयोवा के अब दार्शनिक माइकल हार्ट और एंटोनियो नेग्री ने सूचना अर्थशास्त्र को वर्णित किया है। इसे एक उत्पादन और संक्षेपण के द्वितीयकारी आधार पर किया गया है। उद्योग सभी इन सामग्री शारीरिक शर्तों को खींचते हैं, जैसे खनिज और पानी, साथ ही साथ हर बार अधिक से अधिक जानकारी और प्राकृतिक संसाधनों को निकालते हैं। लेकिन आज मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। जो हम अभी एआई उद्योग के साथ देख रहे हैं, वह एक त्रिभागी प्रक्रिया है: संक्षेपण, निकालन और विचलन। क्योंकि हम मिथक और रहस्यवाद के साथ व्यस्त हो रहे हैं, साथ ही साथ एआई चैटबॉट और एआई सेल्फी के नएपन के साथ। जब दृश्य से बाहर होते हैं, असली संकट बढ़ रहा है। पृथ्वी पर पहले से ही कम हो रहे संसाधनों की भुखमरी और बढ़ रही है। मैं यहां दार्शनिक टिमोथी मॉर्टन का उद्धरण दूंगा। ग्रहीय जलवायु को एक हाइपरोन ऑब्जेक्ट के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो इतनी विशाल, समयांतरिक और स्थानिक स्केल की वितरण प्रक्रिया है कि यह हमारे विचार और नीतियों को घातक बना सकता है। एआई का पूरा जीवन चक्र भी एक हाइपरोन ऑब्जेक्ट है। हमारे जीवन में एक मुख्य उपकरण बनने के बावजूद यह देखना मुश्किल होता है। इसलिए मुझे सुझाव देना चाहूंगा, एआई के निर्माताओं कहते हैं वे हम सभी को नष्ट करने वाले एक राक्षस बना सकते हैं। हम उस पर विश्वास करते हैं। पर्यावरणीय वास्तविकता विचरण करती है और धीमी गति से हिलती है, जबकि मूल भय को तत्काल महसूस किया जाता है। यह आपके सामने है, इसलिए लोग पुराने किस्से और नए खिलौनों के प्रति आकर्षित होते हैं। अब हमें आर्थिक जोखिमों पर जागरूक होना चाहिए और विशेष रूप से श्रम बाजार के विघटन की ओर बढ़ना चाहिए। 2023 में ओपन एआई ने पूर्वानुमान लगाया है कि 80% अमेरिकी श्रम शक्ति का काम आईए जनरेटिव एआई द्वारा प्रभावित होगा। गोल्डमैन सैक्स ने 300 मिलियन नौकरियों को एआई से बदलने की भविष्यवाणी की। लेकिन मैं आपके साथ सच्ची होंगी, ये आंकड़े थोड़े से अनुमानों की तरह लग रहे हैं, लेकिन हम कुछ पहले संकेत देख रहे हैं। गूगल ने घोषणा की है कि वे लगभग 30,000 लोगों को नौकरी से निकालेंगे। जनरेटिव एआई उनके कार्यों को बदल देगी। अर्थशास्त्री अभी भी काम के प्रभाव की मात्रा पर विचार विमर्श कर रहे हैं और फैसला लंबित है। लेकिन प्रोग्रामर, पत्रकार, आरेखनकार, वकील और चिकित्सा कर्मचारी डिजिटलीकरण के खिलाफ अपने काम को संकटमय बता रहे हैं। फिर भी सभी इस कॉग्निटिव श्रम बाजार पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद डेटा की उपश्रेणी के उदय, या वह क्या कहते हैं, डेटा की अस्थायीता को कम ध्यान दिया जाता है। आइए और अन्य प्लेटफॉर्मों पर सामूहिक कार्य करने वाले लोगों की संख्या के बारे में अनुमानों में अंतर होता है। गूगल के हाल ही में एक अध्ययन ने लाखों को उद्धृत किया है।
चिली ने 2022 में डिजिटल प्लेटफॉर्म काम को नियंत्रित करने के लिए एक कानून मंजूर किया, जो एक बनाता है। यह अधिनियम प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को चालक और डिलीवरी वालों के रूप में न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षा सामाजिक वार्ता का अधिकार प्रदान करता है। यह बड़ी प्रगति है, लेकिन यह निर्भर करता है कि कर्मचारी स्वतंत्र या आश्रित के रूप में वर्गीकृत होते हैं, जो नियोक्ताओं के हाथ में है। नई कानून प्लेटफॉर्म के कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं देता है। इसलिए प्लेटफॉर्म और कर्मचारियों के बीच शक्ति का असंतुलन एक निरंतर समस्या बनी हुई है, जो हमेशा सामरिक रही है। लेकिन अब डेटा काम करने के लिए एक नया डोमेन है, जिसे मानवीय प्रतिपुष्टि से सीखने या RLHF के रूप में जाना जाता है। RLHF के कर्मचारी AI पर काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ डेटा को टिप्पणी करके आगे बढ़ते हैं। मानव प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन के लिए मॉडलों के साथ संवाद करते हैं, परिणामों को अनुकूलित करते हैं और क्षतिपूर्ति को कम करते हैं ताकि प्रक्रिया सुधारे। मानव इंटरफेस उस काम के लिए निराशाजनक या आपत्तिजनक हो सकता है या बुरा हो सकता है। ये काम बहुत सारे, बेशक ग्लोबल दक्षिण में आउटसोर्स होते हैं। ओपन AI के मामले में केन्याई कर्मचारियों को हताशा देने के लिए कम से कम $2 प्रति घंटे मिले, जैसे हत्या, आत्महत्या और पीड़ा की ग्राफिक कथाएं हटाने के लिए। चिली में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यायकर्मी कार्यक्रम द्वारा 2021 में मूल्यांकन किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्मों में कार्य स्थितियों ने केवल 10 के बारे में 2 की गुणवत्ता प्राप्त की। ये मतलब है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूनतम गरीबी रेखा के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। अब श्रम अधिवक्ता अस्त्रा टेलर इसे फोटोमेशन या नकली स्वचालन कहती है। मशीनों को बनाए रखने का काम मानवों का होता है, जिसका मतलब है कि AI वास्तव में न केवल कृत्रिम नहीं है, बल्कि बुद्धिमान भी नहीं है। यह एक बड़ी सामग्री छाप वाली तकनीक और एक ऐसी भी है जो सिस्टम का समर्थन करने के लिए इस पर आधारित मानव बुद्धि को छिपाती है। डेटा श्रम आपूर्ति और AI के पर्यावरणीय क्षति को मानचित्रित करना कठिन होता है, और यह जानबूझकर है। कंपनियां इस काम को उपकंपनियों को देती हैं और गोपनीयता की मांग करती हैं। मेरे शोध में बार बार पाया गया है कि डेटा कर्मचारियों को काम के बारे में बात करने से रोका जाता है, उनके परिवारों के साथ भी। डेटा के बढ़ते हुए प्रेकेरियात के भविष्य की यही है। वे बोलने के लिए बंधकित हैं, मारने से रोके गए हैं, और वे AI क्षेत्र के चकमा देने वाले लाभों से वंचित हैं, जिन्हें वे संभालते हैं। इसलिए उन्हें यह सब सहना पड़ता है। तो ये मुझे AI के तीसरे और अंतिम जोखिम है, हमारी चुनौतियों के बारे में। अगले साल दुनिया की आधी आबादी वोट देगी। लगभग 70 देश, जिनमें 3.7 अरब लोग रहते हैं, नए नेताओं का चयन करेंगे, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, रूस और इंडोनेशिया शामिल हैं। कई देश भू राजनीतिक तनाव के केंद्र हैं, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध और ताइवान के आसपास के तनाव। लेकिन विश्व चुनाव इतिहास में इस महत्वपूर्ण समय में एक नई अव्यवस्थित शक्ति उभरी है। जनरेटिव AI टूल तत्वावधानी सामग्री तत्काल उत्पन्न कर सकते हैं, जो हमारी क्षमता को कमजोर करते हैं वास्तविक से झूठा अलग करने के लिए। हमें नई बौद्धिक और भावनात्मक मानीपुरण के लिए संवेदनशील बनाता है, क्योंकि AI द्वारा निर्देशित जानकारी हमें वही कहती है जो हम सुनना चाहते हैं। आपके पड़ोसी, सहयोगी या आपके परिवार के मुकाबले यह जानकारी आपके लिए पूरी तरह से अलग हो सकती है। यह वैश्विक संकट हमारे दार्शनिक समझ को सत्य और साझा, सम्मिलित, मौजूद वास्तविकता के साथ चुनौती देता है। मतदाताओं को यह नहीं पता चल सकता कि कुछ वही है जो दिखता है, तो स्वतंत्रता स्वयं एक ज्ञानात्मक संकट है। अब इस बिंदु पर हम सभी ने सोशल मीडिया के साथ चुनावी चक्रों से गुजरा है, और हमने इसका चुनाव प्रक्रिया पर क्या प्रभाव देखा। लेकिन बहुत सारे पहलुओं में सोशल मीडिया केवल एक वितरण चैनल था।
जो आने वाला है वह बहुत बहुत बड़ा है। इसके अलावा यह अलग होगा। मुझे एक तरीका सुझाने दें। इस साल सृजनात्मक एआई सिस्टम बनाने वाले लोग वितरित करने वाले प्लेटफॉर्म को भी नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए इलॉन मस्क अपने चैटबॉट बना रहे हैं और ट्विटर के मालिक हैं। और हां, गूगल के पास बार्ट है, लेकिन उसके पास सर्च और जीमेल भी हैं। पहले सोशल मीडिया में खबरों के गलत और भ्रामक प्रचार की समस्या हमेशा रही है, लेकिन वे प्लेटफॉर्म खुद उन्होंने सामग्री नहीं बनाई। अब जो लोग एआई के उत्पादन साधनों के मालिक हैं, वे वितरण नेटवर्क भी संभालते हैं। इलॉन मस्क यह एक समस्या होने का एक अच्छा उदाहरण है। ट्विटर को खरीदने के बाद यह सत्यापन को क्रांति ला दी, विश्वास और सुरक्षा टीमों को विघटित कर दिया और हिंसक धमकियों और साजिश थ्योरियों को साझा करने वाले लोगों को प्रतिबंधित होने की अनुमति दी। अच्छा, अब वह ग्रॉक नामक एक एआई चैटबॉट विकसित कर रहा है जो गलत सूचना और दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन यह भी बहुत सारे क्लिक और ध्यान उत्पन्न करता है, जो मोनेटाइजेशन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। क्या इलॉन मस्क सुरक्षा करेगा? यह चिंताजनक वास्तविकता को हाईलाइट करता है। भ्रमण को रोकने के लिए उचित उपाय लोकतांत्रिक सत्ताकांड के लिए महत्वपूर्ण है। वे अरबपतियों की मनमानी पर आधारित हैं, जिनके सिस्टम वही सामग्री उत्पन्न करते हैं जिसे उम्मीद की जाती है कि उसे समाप्त किया जाए। फैसले की शक्ति का संचयन कुछ हाथों में, विशेष रूप से सार्वजनिक संचार और चुनावों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्मों में, डीपफेक्स और झूठे दावों के धमकियों से अधिक है। इसे याद रखना चाहिए। यह उन लोगों को जिनके पास जनरेटिव एआई को बढ़ावा देने में वित्तीय हित रखने की इच्छा होती है, के लिए सूचना के नियमन प्रदान करता है। उनकी प्राथमिकताएं सार्वजनिक हित से संरेखित नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, लोमड़ी अबालगार्ड का ध्यान रख रही है। इसलिए सरकारें कभी से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस समय कई सरकारें इस एआई कंपनियों को शक्ति के इस स्थानांतरण के सामने तैयार नहीं महसूस कर रही हैं। उदाहरण के लिए, जबकि यूई ने 2023 में एआई कानून को मंजूरी दी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एआई के नियामक पर्यावरण बहुत कमजोर और कमजोर है। कंपनियों को सिर्फ स्वेच्छापूर्वक स्वयं को नियमित करने के लिए सहमत होना है, और इसीलिए हमें बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया करने के लिए अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संगठनाएं चाहिए। उत्तरी विश्व में शक्ति और पूंजी की संरचनाएं नवीनतम में बुद्धिमत्ता के इस मिथ्यावशेष से व्यापक रूप से लाभान्वित हुई हैं, जिससे एक निष्कर्ष निकालने के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। उन्होंने जिम्मेदारी को स्थगित कर दिया है और हमें उन गंभीर खतरों से भटका दिया है जो एआई पहले से ही प्रतिष्ठित है। आज हमने पर्यावरण, आर्थिक और चुनावी क्षति की त्रिपुटी का विचार विमर्श किया है। एक सकारात्मक नोट में, हम वास्तव में मौजूदा पथ में फंसे नहीं हैं, क्योंकि ये समस्याएं अंततः राजनीतिक हैं, बल्कि वे तकनीकी नहीं हैं। हमारी आशा है कि हमारे समाजों में एआई के स्केलिंग को और हमारी लोकतंत्रों पर कैसे प्रभाव डाल रही है कि जानकारी और निगरानी के लिए जनता की अधिक सहभागिता होगी। इस समय एआई के डिजाइन और कार्यान्वयन पर निर्णय केवल कुछ टेक्नोलॉजी कंपनियों द्वारा लिए जा रहे हैं जो यूएस और चीन में स्थित हैं। ये वैश्विक शक्ति को विकृत कर दिया और दुनिया के बाकी हिस्से को ग्राहक राज्यों में बदल दिया। ये डेटा, काम, ऊर्जा और खनिज निकालने के लिए खुले आसमान में खदान के रूप में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इन एआई सिस्टमों को कैसे काम करेंगे या किसके हितों की सेवा करेंगे के बारे में कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी। मुझे लगता है कि यह राजनीतिक नीति के लिए विशाल अवसर है। चिली ने पहले ही लिथियम और प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर नेतृत्व दिखाया है। अब एआई के लिए एक मजबूत नियंत्रण विकसित करने का समय है। हमें एक नियामकीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो कार्य,
डेटा और प्राकृतिक संसाधनों की इन सप्लाई चेनों पर एआई के पूरे परिणामों का निगरानी करे, लेकिन जो साथ ही एआई के जीवन चक्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की भी मांग करे। यह वर्तमान नियामक दृष्टिकोणों में एक अंतर है, जिसमें यूई के एआई कानून सहित काम और संसाधन यूई के बाहर निकाले जाते हैं, इसके बजाय वे उसमें निहित होते हैं। चिल्ली के पास लिथियम और मजदूरी में मजबूत स्थिति है और इसलिए इसके पास एआई की गवर्नेंस पर प्रभाव डालने का एक अद्वितीय अवसर है। समस्याएं किसी राज्य राष्ट्र से अधिक होती हैं और बहुत अधिक होती हैं। इसका अर्थ है कि अमेरिका और चीन के तकनीकी द्विपक्षीय क्षेत्र के बाहर बहुपक्षीय संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और ट्रांस पैसिफिक को दर्शाता है। इस तरह के बड़े प्रयास कठिन हो सकते हैं, लेकिन वे हमें एक वैकल्पिक दृष्टिकोण भी प्रदान कर सकते हैं। अब यह विजन नहीं है जो सपनों के बुखारी अरबपतियों द्वारा निर्धारित होती है, जो दावा करते हैं कि वे एक ईश्वर या एक राक्षस बना रहे हैं जिसे केवल वे ही नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि एक ऐसे भूमिका के विजन की बात है जो एआई के लिए अधिक समान और स्थायी है। धन्यवाद।